हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना पाटीदार। वेलकम टू नॉलेज भारती। तो फ्रेंड्स, यह पेडोलॉजी या बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो चलाई जा रही है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के, हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक टेट सीटेट जो ऑल टेट एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन से हैं, जिसमें हमने अभी मूल्यांकन पर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में भी हम सतत और व्यापक मूल्यांकन पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती है वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि मूल्यांकन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब एग्जाम ली जाती है तो उसमें वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, व्यापकता जो भी चीजें रहती है इंक्लूड, वो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जो भी मूल्यांकन में विशेषताएं होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। अभी हमने बोला था कि मूल्यांकन मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो जो मूल्यांकन होता है या उत्तम परीक्षण होता है उसमें क्या क्या चीजें रहती है और इसमें से कौन सा नहीं रहता है, तो वो बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो उत्तम परीक्षण या मूल्यांकन रहता है उसमें विश्वसनीयता भी रहती है, वैधता भी रहती है और वस्तुनिष्ठता भी रहती है। तो फिर अभिक्षमता, ऑप्शन डी अभिक्षमता ही हमारा आंसर होगा। जो मूल्यांकन रहता है उसमें वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता जो कोई भी परीक्षा वस्तुनिष्ठ या व्यक्ति तब कहलाती है जब प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर होता है। इस प्रकार की परीक्षा वैध होगी जब भी परीक्षा मान्य होगी, जिसमें पक्षपात का स्थान नहीं होता है, यह वस्तुनिष्ठता कहलाती है। और वैधता का अर्थ होता है मूल्यांकन की वह मात्रा जहां उसकी शुद्धता, योग्यता, विशेषता तथा तथ्य का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। मूल्यांकन की वैधता के निर्धारण करने के लिए कसौटी का चुनाव करना पड़ता है। कोई भी मूल्यांकन तथ्य तभी वैध माना जाता है जब वो विश्वसनीय भी होगा। यदि उसकी विश्वसनीयता शून्य है तो उसे किसी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं किया जा सकता। यदि उसकी विश्वसनीयता नहीं होगी तो वह परीक्षा वैध नहीं होगी। और विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है, कोई भी परीक्षा विश्वसनीय तभी कही जा सकेगी जबकि बार बार उत्तर पुस्तिका की जांच करने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आए, एक ही आंसर आना चाहिए। हम यूं कहें कि एक छात्र की उत्तर पुस्तिका की जितनी भी परीक्षकों ने मतलब अलग अलग शिक्षक उसकी जांच करे तो भी अंक समान आना चाहिए, तो वह विश्वसनीयता होगी। और व्यवहारिकता और उपयोगिता का अर्थ होता है प्रयोग की स्थिति में लिए गए समय लागत की दृष्टि से मूल्यांकन को वास्तविक, व्यवहारिक और ठीक होना चाहिए। जो व्यवहारिक और उपयोगी रहते हैं उन्हें वास्तविक और व्यवहारिक और ठीक होना चाहिए। इसमें छात्रों को प्रतिपोषण मिलना चाहिए, उनकी वर्तमान क्षमता और कमजोरियों में भी सुधार होना चाहिए। प्रश्न पत्र और अन्य सामग्री अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए, वह परीक्षा लेने में आसानी होनी चाहिए। छात्र आपस में नकल तथा पूछताछ द्वारा अनुचित लाभ उठाने में समर्थ नहीं हो सके, इसलिए व्यवहारिकता और उपयोगिता भी जरूरी है मूल्यांकन के लिए। विभेदकारी का मतलब होता है कोई भी परीक्षा विभेदकारी तब कहलाती है जब उसमें सभी प्रकार के स्तरों के छात्रों का अनुकूल प्रश्न हो। जो विभेदकारी तभी होगी जब सभी प्रकार के छात्र एग्जाम में बैठे हो और सभी को समान प्रश्न पत्र मिले, जिसमें मंद बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले और सभी छात्र के लिए प्रश्नों का समावेश हो, अर्थात उसे प्रखर और मंद बुद्धि छात्र दोनों के बीच स्पष्ट भेद करने वाली हो, जिसे दोनों में कठिनाई स्तर का भी पता चल सके कि मंद बुद्धि वालों को भी और प्रखर बुद्धि वालों को भी। और व्यापकता का अर्थ होता है, व्यापकता भी मूल्यांकन में ही शामिल होता है। जो परीक्षा में दिए गए प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। व्यापकता का अर्थ होता है कि जो भी परीक्षा में हम प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। मूल्यांकन ऐसा चाहिए कि वो अधिक से अधिक पाठ्यक्रम की जांच कर सके, उसमें सभी प्रकरणों और प्रकरणों के सभी अंशों तथा अन्य उपयोगी ज्ञान की उचित जांच की क्षमता हो, तभी वो व्यापकता होगी। निदानात्मक परीक्षण वो होता है जिसमें उपचार किया जाता है। एक अच्छे मूल्यांकन में निदानात्मकता का गुण भी होना चाहिए। जिस प्रकार किसी भी रोगी के रोग का उचित
निदान उसके उपचार के लिए ही आवश्यक होता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों की कमियों, कठिनाइयों तथा रुचियों इत्यादि की का उचित ज्ञान भी आवश्यक है। इससे उनकी रुकावटों को दूर किया जा सके और परीक्षण लेने में सरलता। परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसके निर्धारित नियम निर्देश आदि सरल होने चाहिए, जो आसानी से समझे जा सके और परीक्षण लेने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं हो, जो परीक्षण लेने में सरल हो और जिसे पढ़ाने वाले शिक्षक ही उनकी एग्जाम ले सके, ऐसा सरल परीक्षण होना चाहिए। तो मूल्यांकन की ये सारी विशेषताएं हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता, व्यापकता, विभेदकारी, निदानात्मक और परीक्षण लेने में सरलता, ये सारे गुण एक अच्छे मूल्यांकन या उत्तम परीक्षण के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए है, सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन बी है, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलिखित करने हेतु आकलन। ऑप्शन सी है, जिन संबोधन विषय क्षेत्र में विद्यार्थी कमजोर है, जिन संबोध विषय क्षेत्र में जो भी बच्चे जिस विषय में कमजोर हैं, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन है। और ऑप्शन डी है, कम बुद्धि लब्धि वाले उपलब्धि वाले बच्चे हैं, उनके क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो इसमें योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक में क्षेत्र में अधिगम को अभिलिखित करने हेतु आकलन किया जाता है, जिसमें योग्यताएं, व्यक्तित्व और कौशल जो भी बच्चों में सारी क्रियाएं होती है, मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत जो भी रहती है, वो कौशलों का अर्जन किया जाता है और उनको ग्रेडिंग दी जाती है और उनको रिकॉर्ड रखा जाता है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में रखी जाने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? जो बच्चों की दूरगामी उपलब्धियां हैं उनको सुरक्षित तरीके से रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सुरक्षित तरीका, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए है, पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन बी है, अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन सी है, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी है, ट्यूशन या उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए। बच्चों की जो भी दूरगामी उपलब्धियां हैं उन्हें सुरक्षित रखने का क्या तरीका है? तो उन्हें पुरस्कार देकर उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन बी है, अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन सी है, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग कराना चाहिए। ऑप्शन डी है, ट्यूशन या उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो बच्चों की दूरगामी उपलब्धियों को रखी जाने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका होगा, जो सीखने के लिए दूरगामी उपलब्धियों में कुछ भी सुधार करने या सीखने के लिए वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग कराना चाहिए, क्योंकि वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग मिलने से बच्चे अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। जो विभिन्न आकलन की प्रणालियां हैं उनका प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। ऑप्शन ए है, निम्न उपलब्धियों का कारण निर्धारित करने में। ऑप्शन बी है, मैंने उपलब्धियों का, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उपलब्धि का कारण समझाने में। ऑप्शन सी है, निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में। और ऑप्शन डी है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ता की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग करके अध्यापक के लिए सहायक होता है। तो ऑप्शन ए, निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में। ऑप्शन बी है, मैंने यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उपलब्धि का कारण समझाने में। निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में। विशिष्ट पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरी की पहचान करने में। क्योंकि जो विभिन्न आकलन प्रणालियां होती है वो विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, सभी बच्चे कक्षा में भी अलग अलग रहते हैं, एक जैसे बच्चे नहीं होते। किसी का विकास मानसिक रूप से अच्छा होता है, किसी का शारीरिक रूप से अच्छा हो जाता है। जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं उनके अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करना, कि कौन से छात्र में या कौन से बच्चे में किस प्रकार की कमजोरी है। इसके लिए विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक द्वारा सहायक होता है, क्योंकि अध्यापक को यह सहायता प्रदान करता है, क्योंकि आकलन प्रणालियों से अध्यापक आकलन प्रणालियों का उपयोग करके ही
विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरी की पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, केवल कागज पेंसिल जांच के द्वारा आकलन, जो कागज पेंसिल के जांच के द्वारा आकलन होगा। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन बी है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है सकल आकलन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी है आकलन को सीमित कर देता है। जो कागज पेंसिल जांच रहती है वो आकलन कैसा होता है यह बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन बी है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है सकल आकलन को बढ़ावा देता है और ऑप्शन डी है आकलन को सीमित कर देता है। तो केवल कागज पेंसिल जांच से आकलन सीमित ही हो जाएगा, क्योंकि केवल कागज पेंसिल जांच से किसी भी बच्चे का विकास या अधिगम के बारे में हम जांच नहीं कर सकते, ना ही उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो केवल कागज पेंसिल जांच से आकलन सीमित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे आते हैं। जो कक्षा में बच्चे रहते हैं वो विविध शैलियों सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें ऑप्शन ए है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ऑप्शन बी है परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। ऑप्शन सी है समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के द्वारा उनको नामित करेंगे। और ऑप्शन डी है कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो आपकी कक्षा में बच्चे रहते हैं वो सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे रहते हैं। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो आप उनके आकलन के लिए उन्हें किस प्रकार से कार्य या परीक्षण करेंगे या देंगे कार्य। तो ऑप्शन ए है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ऑप्शन बी है परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। ऑप्शन सी है न समान अनुदेशन देंगे और उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के द्वारा उनको नामित करेंगे। तो ये ऑप्शन सी तो हटा ही दीजिए कि किसी भी बच्चों को उसके प्राप्त अंक या ग्रेडिंग के अनुसार उन्हें नामित नहीं कर सकते। कोई भी कमजोर बच्चा है तो उसे क्लास में अलग से नहीं दर्शा सकते। तो ऑप्शन सी तो हटा ही दीजिए। ऑप्शन डी है कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे। तो विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, क्योंकि आपकी कक्षा में विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। जो सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं तो उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। ये वाला क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। जो आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है वह किसके मापन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व। ऑप्शन बी है बुद्धि। ऑप्शन सी है अधिगम और ऑप्शन डी है नैतिकता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, मिरर ड्राइंग परीक्षण है वह निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त है। तो ऑप्शन सी अधिगम के लिए, क्योंकि मिरर ड्राइंग परीक्षण है उसे अधिगम के मापन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए है प्रसार क्षेत्र। ऑप्शन बी है माध्यमिक। ऑप्शन सी है औसत विचलन और ऑप्शन डी है मानक विचलन। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है उसमें माध्यमिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित होती है। आधार आयु कौन से मापन में ली जाती है। ऑप्शन ए है रुचि। ऑप्शन बी व्यक्तित्व। ऑप्शन सी बुद्धि और ऑप्शन डी अवधान। तो बुद्धि मापन के लिए आधार आयु ली जाती है। तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा, जिसमें बुद्धि लब्धि के लिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु वाला सूत्र लगाकर बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। तो ये आधार आयु बुद्धि परीक्षण के माप में ही आधार आयु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से मापन किस तरह सबसे अच्छा होगा। कौन सा मापन सबसे अच्छा होगा। ऑप्शन ए है नामिक। ऑप्शन बी अनुपात। ऑप्शन सी क्रमिक। ऑप्शन डी अंतराल। निम्न में से कौन सा मापन सबसे अच्छा रहता है। तो ऑप्शन ए है नामिक। ऑप्शन बी अनुपात। ऑप्शन सी क्रमिक और ऑप्शन डी अंतराल। तो अनुपात में मापन सबसे अच्छा रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती।